बंगाल की सियासत में गुज़िश्ता 2 महीने से जो कुछ हो रहा है, वो बिल्कुल नयापन है। 15 साल तक हुकूमत करने के बाद ममता बनर्जी जैसे शिकस्त से दो-चार हुई, उसके साथ ही ममता बनर्जी की पार्टी 2 हिस्सों में तक़सीम हो गई और एक बड़ा ग्रुप 80 में से 60 मेंबर असेंबली का ममता के खिलाफ बगावत कर जाना कोई मामूली वाक़या नहीं, गैर मामूली वाक़या है। 28 में से 20 मेहमान पार्लियामेंट का बगावत कर जाना भी उसमें शामिल है। लेकिन जिन मेहमान पार्लियामेंट ने बगावत के और नई पार्टी ज्वाइन कर लिया, लेकिन जो असेंबली के जो मेंबरान हैं, उन्होंने टीएमसी पर दाँव ठोक दिया, ममता बनर्जी को ही पार्टी से निकाल बाहर कर दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि ममता बनर्जी का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या ममता बनर्जी बंगाल की सियासत में अब कोई माना रखती हैं? एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन का जो ट्रेंड रहा है, जैसे एनसीपी के हक में या शिवसेना के हक में, क्या इसी तरह से इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है, वो अब बागी ग्रुप के हक में चला जाएगा? तो फिर टीएमसी का क्या होगा? आज इसी मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर कॉलमनिस्ट सैयद मुज्तबा साहब। सैयद मुज्तबा साहब, आपका इंसाफ न्यूज़ नेटवर्क पे खैर मकदम है। आपसे मेरा सवाल यही है कि आप बंगाल की सियासत को किस तनाजुर में देखते हैं? मैक खोल लीजिए, मैक खोल लीजिए, मैक खोल लीजिए। जी, जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला जावेद साहब, आपने अपने इंसाफ न्यूज़ में हमें मदऊ किया है और मैं अपने सामीन को आदाब, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम कहता हूँ। अब जो है चर्चा का आगाज़ मैं इस तरह से करता हूँ कि देखिए, ये टीएमसी की जो अभी आप हाल देख रहे हैं, इसका क्या फ्यूचर है, क्या मुस्तकबिल है, इसी पे हम लोग आज गुफ्तगू करेंगे। और ज़ाहिर-सी बात है कि जो चीज़ हो रही है वो तो सारी दुनिया को मालूम है और बंगाल में जो लोग रहते हैं उनको भी मालूम है और उस पे कोई बात करने की मतलब कोई दरकार नहीं है या उसका कोई वो नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं मुस्तकबिल की कि आगे ममता बनर्जी क्या उनका क्या हाल होगा। देखिए, ममता बनर्जी जो है वो एक ब्रांड नेम है। अभी भी ममता बनर्जी को लोग जानते हैं, बंगाल में भी जानते हैं। शुभेंदु अधिकारी को, मैं चेन्नई में रहता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। इसी तरह से यूपी और बिहार और कश्मीर और पंजाब में शुभेंदु अधिकारी को कोई नहीं जानता, लेकिन ममता बनर्जी को कश्मीर से लेकर गुजरात में सबको जानता है। तो ममता बनर्जी एक ब्रांड नेम है और ममता बनर्जी की जो पुरानी हिस्ट्री है वो सारे लोगों के सामने है। मतलब उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ और दोहराने की कोई मतलब वजह नहीं है, वो तो सबको मालूम है। अब यहाँ पे जो सूरत हाल पैदा हुई है, वो सूरत हाल जो है वो दो तीन उस पे बिंदु हैं या 2-3 पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले तो 2-3 बिंदु को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो डाउनफॉल हुआ है ममता बनर्जी का और टीएमसी का, ये तो एक वेल प्लान्ड पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है जो कि टेबल पे बैठ के अमित शाह, नरेंद्र मोदी और जो बीजेपी समर्थक हैं उन लोगों ने कई महीनों से मतलब ये पूरे पिछले इलेक्शन के बाद जो उनकी डिफीट हुई थी उसके बाद से उन्होंने तैयारी की और ये एक मिली-जुली कॉन्स्पिरेसी थी जिसमें उन्होंने डेमोक्रेसी का गला घोट दिया। नरेंद्र मोदी के सामने या अमित शाह के सामने डेमोक्रेसी जो है वो उनके फेवर की बात है। डेमोक्रेसी का उन्होंने नया एक आयाम लिखा है कि ये नया डेमोक्रेसी है और वो डेमोक्रेसी क्या है उनके अल्फाजों में, वो ये है कि सबसे पहले जो है एसआईआर लगा दीजिए और 28 लाख से लेकर 90 लाख वोटर्स को जो आप जो है डिफ्रेंचाइज कर दीजिए, वो वोट नहीं दे सकते। दूसरा उनका यह है कि इलेक्शन कमीशन को खरीद लीजिए और इलेक्शन कमीशन को कहिए कि आप जा करके वहां पूरे जो निजाम है वेस्ट बंगाल में, इलेक्शन कमीशन अपने हाथ में जो है वो इलेक्शन कराएगी और जिस तरह से नरेंद्र मोदी चाहते हैं उस तरह से इलेक्शन। तीसरी बात, उन्होंने अपने अधिकारी को यूपी से और अलग अलग जगह से, गुजरात से, बंगाल में उनको डिप्यूट किया आईएएस ऑफिसर को। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन किया। इलेक्शन में जो हालात हुए हैं वो आप भी जानते हैं और सब भी जानते हैं। तो ये तो बिल्कुल फ्रॉड इलेक्शन है, ये इलेक्शन बिल्कुल फ्रॉड इलेक्शन है। ममता बनर्जी ने या ये एक लाइन बोलने दीजिए। जी जी जी। ममता बनर्जी ने ये क्लेम किया है वीडियो के ऊपर
कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 98% टीएमसी के सपोर्टर और उसके अंदर मतलब ये हैं, और वहां बीजेपी जीत गई। तो ये बात जो है सारी दुनिया को मालूम है कि किस तरह से बीजेपी ने वहां पे एक तरह से पॉलिटिकल कू किया है। क्योंकि देखिए बीजेपी का जो है तरह तरह का मतलब डेमोक्रेसी को और अपने लोगों को लाने के लिए, कहीं तो वो हिंदुइज्म कर करके, हिंदुत्वा कर करके वो जीत लेते हैं इलेक्शन, जैसे कि उन्होंने यूपी में किया। कहीं जो है वो महाराष्ट्र और बिहार का मॉडल अपनाते हैं, वहां जा करके वो जो है अपोजिट पार्टी को जो है तोड़ देते हैं, और तोड़ने के बाद जो है अब वही पार्टी वही काम जो है उन्होंने यहाँ वेस्ट बंगाल में भी किया। ये दूसरा तरीका है। तो बीजेपी के तो कई तरीके हैं कमल खिलवाने के लिए। तो इस परिप्रेक्ष्य में अब हम लोग जो है वो मुद्दे की बात करेंगे कि अब ममता बनर्जी का क्या हो। ये बहुत बड़ा सवाल है कि ममता बनर्जी क्या फिनिश हो जाएंगी, क्या ममता बनर्जी जो है वो अपने आप को संन्यास ले लेंगी पॉलिटिक्स से क्या, या फिर वो उभरेंगी। ये बड़ा 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 सवाल है जिसको हमको और आपको जो है समझना पड़ेगा। लेकिन मेरी अपनी राय है कि ममता बनर्जी बंगाल के, वेस्ट बंगाल के गांव गांव में एक नारी एक साड़ी एक चप्पल और इस तरह का जो उनका छवि है वो पूरे बंगाल के अंदर मौजूद है। और अगर ममता बनर्जी, आपको याद होगा जो सिग्नूर एजिटेशन हुआ था वहां टाटा के मतलब स्टील प्लांट के या उनके प्रोडक्शन के लिए, तो क्या ममता बनर्जी ने किया था ये सारे वेस्ट बंगाल के लोगों को मालूम है। अभी भी वेस्ट बंगाल के लोगों के अंदर ममता बनर्जी के लिए उनके दिल में जगह है। तो अब मेरा यह कहना है कि ममता बनर्जी फिनिश नहीं हुई है। बीजेपी का जो रूल है ये वक्तिया रूल है, और जब दिल्ली में सरकार बदलेगी तो वेस्ट बंगाल में भी जो है वो बीजेपी का रूल खत्म हो जाएगा। और ममता बनर्जी जो है उनको चाहिए, वो तो पॉलिटिशियन है और उनको अच्छी तरह मालूम है कि वो फिर से जो है संगठन को ऑर्गेनाइज करें। आपको याद होगा, मैं अभी बहुत दिनों की बात नहीं है कि जब उन्होंने सीपीएम रूल को खत्म कर दिया था वेस्ट बंगाल के, और सीपीएम रूल को खत्म करने के बाद वो मतलब वो बासु के पास वो जो क्या नाम थे जो चीफ मिनिस्टर थे ज्योति बासु, उनके सामने आकर के उन्होंने मुक्का दिखाया था ज्योति बासु को कि हमारे पास ये पावर है कि हम जो है सीपीएम के रूल को, 40 साल का शायद रूल था, आप ज्यादा जानते होंगे, उसको जो है सीपीएम के रूल को उन्होंने ध्वस्त कर दिया और टीएमसी को लेके आए। तो ये नहीं कह सकते हैं कि ममता बनर्जी फिनिश हो गई। अभी जो शुभेंदु अधिकारी के पीछे जो है वो जो खड़े हुए हैं या कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उस पर दिल्ली का हाथ है, दिल्ली की पुष्टि है। और ये अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ये लोग मिल कर करके उसकी हुकूमत को खड़ा कर रहे हैं। और मैं ये भी जानता हूं कि अब बंगाल के अंदर डेवलपमेंट होना शुरू होगा, फैक्ट्रियां आनी शुरू होंगी, रोजगार आना शुरू होगा, वो दिल्ली वाले जो है उनको लेके आएंगे। और जो शुभेंदु अधिकारी के जो गुंडा और माफिया अभी आप टीएमसी की सुन रहे हैं पूरे, इसमें शुभेंदु अधिकारी तो उसी माफिया में के आदमी थे। उसको नरेंद्र मोदी ने खुद तस्दीक की है, मतलब पब्लिकली, कि 6 लाख का इन्होंने जो है गबन किया है, 6 लाख का वोट दिया निकल लिया है। तो अब कैसे कोई पब्लिक जो है उसको जो है दूध का धुला हुआ और आसमान से गिरा हुआ जो है पॉलिटिशियन मान ले। तो शुभेंदु अधिकारी का चरित्र अगर आप देखिएगा तो हर वेस्ट बंगाल का आदमी जानता है कि वो क्या है। वो भी टीएमसी के गुंडा थे एक टाइम में। तो अभी जो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अभी जो मीडिया में जो पब्लिसिटी हो रही है कि टीएमसी के गुंडा राज खत्म हो गया, वो गुंडा राज जो है वो जो वेस्ट बंगाल में चल रहा था वो खत्म हो गया, और शुभेंदु अधिकारी जो है उस गुंडे राज को खत्म कर रहा है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि टीएमसी का भले ही जो लोग थे गुंडागिर्दी कर रहे थे वो खत्म हो गए, अब तो बीजेपी वाले कर रहे हैं। अब उसका रूल जो है कहीं भी वेस्ट बंगाल में आप अभी न्यूज उठा के देख लीजिए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो नफरत का माहौल और मारपीट का माहौल और गुंडागिर्दी का माहौल तो चल ही रहा है, कोई खत्म थोड़ी हुआ है। अब बताइए आप मुझे। देखिए, आपने जितनी बातें कही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी इस वक्त बंगाल की जो जमीनी हकायक है या बंगाल की जो सियासत का पस मंजर है वो शायद कि आपने उसको सामने नहीं रखा है। इस वक्त जो बीजेपी की जो जीत हुई है, इससे ममता बनर्जी, ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी, ये बात सच है कि एसआईआर में 50 लाख 34 लाख ऐसे लोगों का नाम काटे गए जो जिंदा हैं, जो क्लेम करते हैं कि भाई मेरा वोटर्स हैं,
और 2 हफ्ता कबल एसआईआर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन से 2 हफ्ता कबल उनको टर्मिनल के हवाले कर दिया गया। टर्मिनल ने कोई काम नहीं किया, वो बात सच है। लेकिन अगर आप देखें कि बंगाल का जो दही इलाका है, जो जो बिलखुसूस जहाँ मुसलमानों की आबादी नहीं है, पुरुलिया, बांकुरा, मेदिनीपुर का जो एरिया, जंगल महल का जो एरिया, झारग्राम, वहां पे बीजेपी क्लीन स्वीप की है। और क्लीन स्वीप करने की बड़ी वजह आरएसएस की वहां पे प्रेजेंटेशन है। और आरएसएस को बढ़ावा देने में ये बात सच है कि ममता बनर्जी का ही रोल रहा है। लेफ्ट के दौर में बंगाल में आरएसएस नहीं था, उसके बहुत कम 113 या 14 शाखाएं थी। अब ममता बनर्जी के 15 साल के दौर में आरएसएस की शाखाएं बहुत ज्यादा, हत्ता के 1000 से ज्यादा क्रॉस शाखाएं लग गई थी। जहां 113 शाखाएं थी, 15 साल में 1000 क्रॉस कर गए। और इसी तरह ममता बनर्जी का जब ये जो आखिरी टर्म का जो हुकूमत है, इस टर्म में ममता बनर्जी ने मंदिर की सियासत को ज्यादा तेज आगे किया। तो कहा जा सकता है कि नर्म हिंदुत्व की सियासत। तो अभी जो बंगाल में इनकलाब आया है, जो हम लोग देख रहे हैं, तो उसके पीछे आरएसएस का एक बड़ा किरदार है, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है और बंगाल की तारीख रही है 19वीं सदी की। बंगाल की चिंगारियों में हिंदू कौम परस्ती छुपी हुई थी, जिसको ममता बनर्जी गुज़िश्ता इलेक्शन में बंगाली कौम परस्ती के नाम पर हराया था। लेकिन इस बार तो काम नहीं चला। हम लाख दिल्ली को बुरा भला कर दे, ये कर दे, लेकिन ये साफ ममता बनर्जी की भी अपनी नाकामी है कि आइडियोलॉजी तौर पे ममता बनर्जी नजरियाती तौर पर अपनी पार्टी को मजबूत नहीं कर पाई थी। ये उसके उनके यहाँ जितने नेता थे, हत्ता कि जो लोग ममता बनर्जी के दाएं और बाएं थे, सबके सब आइडियोलॉजी नहीं थे, सबकी का मकसद कुर्सी था। और बदनवानी इतनी बढ़ गई थी, और यही वजह है कि जब बीजेपी ने आते ही ईडी सीबीआई सरगर्म हुई, तो सबके सब ने पल्ला झाड़ दिया। हाँ जी, नहीं, ये तज्जिया आपने बहुत अच्छा किया है जो आप अभी सामने मंजर आम पे ला रहे हैं। मुझे बहुत सारे जर्नलिस्ट और बहुत सारे जो पत्रकार लोग हैं जो कि डीप रूटेड लोग पे काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे जब ममता बनर्जी की सरकार चल रही थी और उसके साथ साथ एक जो दूसरा बहुत बड़ा जो मतलब पहलू चल रहा था, वो था कि हिंदुआइजेशन या आरएसएस या हिंदुत्व इसका बढ़ावा हो रहा था, जो कि ममता बनर्जी ने इग्नोर किया। उसको काउंटर उन्होंने नहीं किया और उन्होंने कोई भी पॉलिसी या कोई भी ऐसी चीजें उन्होंने नहीं की जो कि प्रो हिंदू अपने आप को वो क्लेम कर सकती थी। और उसके बरक्स उन्होंने ज्यादातर प्रो मुस्लिम पॉलिटिक्स की, जिसका जो है बैकफायर हुआ, और जो कि हिंदुत्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर जाकर ये सिर्फ जो है ये नेशनल मीडिया का ये था। ममता बनर्जी का पूरा 15 साल देखें, इनका कोई भी कदम प्रो मुस्लिम नहीं था, बल्कि मुसलमानों को धोखा इन्होंने दिया। और यही वजह है कि बंगाल के जो दही इलाके हैं, वहां पे मुसलमानों ने इनको वोट नहीं दिया, कांग्रेस को वोट दे दिया, लेफ्ट को वोट दे दिया। और हत्ता कि ममता बनर्जी, वही तो मैंने कहा कि पूरा जो लास्ट 5 इयर्स है, ममता बनर्जी मंदिर बनाती रही, दुर्गा पूजा को चंदा देती रही, ये सब काम किया ममता बनर्जी। नर्म हिंदुत्व को आगे बढ़ाया ममता बनर्जी ने। नहीं सर, यही मेरा तो कहना है कि ममता बनर्जी ने इस एंगल को, जो कॉमनल एंगल है, उस एंगल को उन्होंने प्लग इन करने को, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कि उसको डिफ्यूज करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अब उसके बाद जो है, अगर मैं ये बात कहूं, आपसे हमारी बात हुई थी हुमायूं कबीर की, जो कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बना रहे थे, तो उसको आपने बात किया था। और बहुत से लोग जो है मुसलमान, तो मतलब ये है कि भावुक होते हैं, बह जाते हैं। अब क्या होगा बाबरी मस्जिद का? बाबरी मस्जिद बनेगी वहां पे, वो जो सोशल मीडिया पे गुहार चल रहा था और वहां पे जो वो चल रहा था, लोग ईंटा लेके आ रहे थे, वो तो अब ये मालूम हुआ है कि ये पूरी फंडिंग जो हुई थी वो बीजेपी की तरफ से हुई थी। और वो आप ज्यादा बेहतर जानते हैं कि उस बाबरी मस्जिद का अब क्या मुस्तकबिल है। क्या शुभेंदु अधिकारी बाबरी मस्जिद बनने देंगे वहां पे? ममता बनर्जी ने तो उनसे, हुमायूं कबीर से तो इलादगी कर दी थी, लेकिन उन्होंने स्टॉप नहीं किया था बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए या कोई। क्या शुभेंदु अधिकारी तो अब सहरवर्दी का नाम भी खत्म कर रहे हैं एक रोड के ऊपर। तो इस तरह की हिंदुत्व पॉलिटिक्स हो रही है, जो कि मतलब बिल्कुल ही यूपी के लाइन पे, या समझ लिए हिमाचल के लाइन पे, या उत्तराखंड के लाइन पे अब जो है वेस्ट बंगाल को लेके जा रहे हैं। लेकिन मेरा जो मुद्दा यही है कि वेस्ट बंगाल, जो आप जो कह रहे हैं ना कि हिंदू नेशनलिज्म बंगाल से शुरू हुआ, वो पुरानी बात थी।
वो 1935 और राजा राम मोहन राय और उस तरफ की कहानी थी, और वो वंदे मातरम वाले जो लोग थे उस टाइम की कहानी थी। कहानी 1947 से यही है। वेस्ट बंगाल की एक दो लाइन में यही कह सकते हैं कि कुछ दिन जो है वो जो है कांग्रेस का राज रहा, और कांग्रेस जो है उसको रिप्लेस किया सीपीएम ने। सीपीएम की जो पॉलिटिक्स थी वो प्रो वर्कर्स थी, मतलब लेबरर्स थी, और प्रो जो है वो एंटी क्लास स्ट्रगल चल रहा था। अब उस बेसिस पे उन्होंने एक बहुत लंबा सफर तय किया, जिसमें उन्होंने रिलीजन को क्रश किया। ये ममता बनर्जी ने नहीं क्रश किया, वो हिंदुत्व को उन्होंने क्रश किया, और वर्कर्स को और लेबरर्स को और पेजेंट्स को जो है वो लेके सामने आए, और ये बहुत लंबा रूल चला उसका। ममता बनर्जी ने, अब आपको मैं ये बता दूं जो मैं देख रहा हूं, आप ज्यादा जानते हैं, ममता बनर्जी ने जो सीपीएम का जो स्ट्रक्चर था, गुंडे थे, वसूली करते थे हफ्ते के, उनको रिप्लेस कर दिया। वही जो गुंडे थे सीपीएम में वो टीएमसी बन गए। अब टीएमसी का रूल भी वैसे ही चल रहा था जैसे कि सीपीएम का रूल चल रहा था, और ममता बनर्जी उसी में बैठी थी। अब उसके अंदर बगावत की बू आ रही थी, और बगावत जो है वो कुर्सी और पैसे की थी, जो अभी देखने में आ गया। ममता बनर्जी ने उनका पेट नहीं भरा, अब लाखों में कोई काम होता नहीं, अब तो करोड़ों का आपको उनको ठेका देना पड़ेगा, करोड़ों का उनको जो है पहुंचाना पड़ेगा, तभी होगा। तो मुझे कहीं ना कहीं जो समझ में आता है कि ममता बनर्जी की जो सबसे बड़ी कमी थी वो ये है, उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को वो जो है वो संभाल के नहीं रखा, और उन्होंने जो है फाइनली उनको ये दिन देखना पड़ा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंसाफ न्यूज नेटवर्क के लिए वक्त निकाला, और हेलो हम इस मौजू पे आइंदा ही बात। जी हेलो, इंसाफ न्यूज। हेलो, हाँ बात कीजिए आप, आपका वीडियो फ्रीज हो गया। जी अब जी कह रहा हूँ कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इंसाफ न्यूज नेटवर्क के लिए वक्त निकाला। और ये जो बंगाल की जो सियासत है, दरअसल एक पैगाम भी है, मैसेज भी है, और एक अजीब व गरीब तरह का मैसेज है कि क्या पॉलिटिकल पार्टियां इख्तिदार के बगैर जिंदा रह पाएंगी, ये सवाल सबसे बड़ा है। और क्या सियासतदानों का सिर्फ एक बुनियादी एजेंडा कुर्सी रह गया है, ये बड़ा सवाल बन गया है आज भारत की सियासत में। गुज़िश्ता हफ्ते शशि थरूर ने इसी मौजू पे एक आर्टिकल भी लिखा था, और ये भी कहा था कि ये भारत की सियासत का सबसे गिरा हुआ सतर है कि आप कुर्सी के बगैर जिंदा नहीं रह पा रहे हैं। जो बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसका एक ये भी पैगाम है कि जो नेता जो पार्टी बदल रहे हैं या बीजेपी से हाथ मिला रहे हैं, दरअसल वो कुर्सी के बगैर जिंदा नहीं रहना चाहते हैं, और सियासत जो है आइडियोलॉजी से खाली होती जा रही है। ये भारत की सियासत का सबसे बड़ा अलमिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, और फिर हम अगले मौजू पर फिर आपके साथ फिर अगले हफ्ता फिर बात करेंगे। उस वक्त तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।